Good morning, student. I am Naveen Kumar Dubey, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिंदी व्याकरण चैप्टर 10 पढ़ेंगे। क्रिया। आज जानेंगे हम क्रिया के बारे में, क्रिया की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए क्रिया कहते किसे है। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखिए बच्चों, यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। किसी कार्य के करने या होने का बोध, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी किसी कार्य के करने या होने का जब बोध होता है तो जो शब्द इसका बोध कराते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, नाचना, घूमना, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य जब संपादित होते हैं तो जो शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ गए आप? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए धातु, धातु के बारे में जानना जरूरी है। देखिए धातु किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले जानिए आप धातु की परिभाषा। धातु कहते किसे हैं? क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसको अपने कॉपी में आप लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। जब भी पीडीएफ भेजा जाए उसको आप पढ़िए, देखिए, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप नोट कीजिए। यहाँ देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप। धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर उसके सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जब धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो उसके सामान्य रूप बनते हैं। धातुओं के रूप, ध्यान दीजिएगा, लिंग तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। धातु के जो रूप हैं वो लिंग और काल के अनुसार, काल और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, उदाहरण के रूप में जैसे लिखता। ठीक है, ये पुरुष के लिए लगा है ना, और यहाँ लिखती तो ये स्त्री के लिए हो गया, है ना। देखिए ये बदल गया धातु का रूप लिंग के अनुसार। पुल्लिंग में कुछ और है, लिखता, और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? लिखती हो गया। दूसरा देखें, लिखते और लिखती। ठीक है, दोनों देखें आप कैसे बदला यह। अब धातु में प्रत्यय लगाकर हम कैसे क्रिया के सामान्य रूप को बनाते हैं इसको हम लोग समझेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ धातु कौन सी है? लिख धातु है, हंस धातु है, पढ़ धातु है। इसका उदाहरण दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ ना प्रत्यय लगा है लिख में, तो क्या बन गया? क्रिया का सामान्य रूप लिखना। लिख में जब ना प्रत्यय लग गया तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है लिखना। हंस, हंस में जब ना प्रत्यय लग गया तो यह क्रिया का सामान्य रूप बन गया हंसना। ऐसे ही पढ़ में ना प्रत्यय लगने से इसका सामान्य रूप बन गया पढ़ना। ठीक ना बच्चों? इस प्रकार आपने देखा कि धातुओं में कैसे प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। लिखना, हंसना, पढ़ना, है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लोग देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हम लोग देखेंगे कर्म और संरचना के आधार पर। क्रिया के कर्म और संरचना के आधार पर बच्चों भेद होते हैं। आप देखिए यहाँ कर्म के आधार पर भेद। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। क्रियाओं के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला यहाँ देखेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया, है ना बच्चों। देखिए आप, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, है ना, और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ, गाय खेत में घूम रही है, दीनू पहाड़ पर चढ़ रहा है। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। अब इसमें देखिए आप, घूमने और पढ़ने की क्रिया, ये जो घूमना है और पढ़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? घूम रही है गाय, कहाँ घूम रही है बच्चों? घर पे, सॉरी, गाय खेत में घूम रही है ना बच्चों, गाय खेत में घूम रही है। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव घूमने का प्रभाव पड़ा, खेत में घूम रही है। और दूसरा उदाहरण है, दीनू पहाड़ पर चढ़ रहा है ना बच्चों। तो यहाँ घूमने तथा चढ़ने की क्रिया का प्रभाव गाय और दीनू पर पड़ रहा है। चढ़ रहा है, कौन चढ़ रहा है? दीनू न चढ़ रहा है, दीनू चढ़ रहा है। अगर घूम रही है तो कौन घूम रही है? गाय घूम रही है। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, कि जिसमें क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यहाँ आप लोगों ने देख लिया, यहाँ घूम रही है तो इसका प्रभाव गाय पर पड़ा, और चढ़ रहा है तो इसका प्रभाव दीनू पर पड़ा। चूंकि दीनू चढ़ रहा है ना, दीनू चढ़ रहा है, क्रिया तो हो रही है चढ़ने की, लेकिन चढ़ कौन रहा है? दीनू। इसमें प्रभाव पड़ता है दीनू और गाय पर, इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप घूमने का काम कौन कर रही है? तो गाय कर रही है, ठीक है, और चढ़ने का काम दीनू कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम लोग किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रभाव, है ना बच्चों, जिन क्रियाओं का प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, सकर्म, है ना, यानी इसमें कर्म होगा ही। जैसे देखिए, बच्चे घर बना रहे हैं, बच्चे घर बना रहे हैं, किसान फसल काट रहा है। बच्चे घर बना रहे हैं, किसान फसल काट रहा है। बच्चे घर बना रहे हैं और किसान फसल काट रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ बनाने और काटने की क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ता है? बच्चे पर। आखिर जो घर बना रहा है, ये जो बनाने की क्रिया हो रही है, ये कौन करता है? बनाने की क्रिया कौन करता है? बच्चा न करता है। और यहाँ है किसान फसल काट रहा है, तो क्रिया तो हो रही है काटने की, लेकिन ये जो है कौन कर रहा है? किसान। तो बच्चों यहाँ यही समझना है कि बनाने और काटने की क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे बच्चे और किसान पर न पड़कर घर तथा फसल पर पड़ रहा है, जो कि क्रियाओं के कर्म है, जो कि क्रियाओं के कर्म हैं। सकर्म यानी कर्म के साथ, यहाँ कर्म हो रहा है घर, ठीक है। बच्चे, बच्चे क्या हो गया? कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, और बना रहे हैं, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ कर्म हो गया घर, किसान फसल काट रहा है, तो यानी किसान क्या हो गया? किसान क्या हुआ? कर्ता, और फसल कर्म हो गई, और क्रिया जो घटित हो रही है वो है काट रहा है,
इसलिए यहाँ बच्चे तथा किसान पर नहीं पड़ा इसका प्रभाव, बनाने और काटने की कर्म पर पड़ा। तो कर्म क्या है? पहले में घर बना रहा है, दूसरे में फसल काट रहा है। तो घर बनाना, घर जो है वो कर्म हुआ, और दूसरा यहाँ दूसरे सेंटेंस में किसान फसल काट रहा है। तो इसमें जो बच्चे कर्म हुआ वो फसल हुआ, है ना बच्चों। इसलिए इसे कहते हैं सकर्मक, यानी कर्म के साथ। सकर्मक क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा होती है बच्चों, है ना। अब सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं।